हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो आज हम यहाँ पर आपके सामने जो टीजीटी 13 तारीख को पेपर हुआ है इवनिंग शिफ्ट में, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको चलिए मैं सबसे पहले सीडीपी के क्वेश्चंस कराऊंगा पेडागोजी के, कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है केवीएस। इसी हिसाब से आपको पढ़कर जाना है वहाँ पर। और जिनका एग्ज़ाम कल है परसों है उनको ऑल द बेस्ट, और यहाँ से ज़रूर देख लें क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये हाल ही में केवीएस के बनाया हुआ पेपर 13 तारीख को शाम के समय पूछा गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करना देखते हैं क्या है। यहाँ पर दिया गया है, नैतिक विकास के कोलबर्ग सिद्धांत में बालक पर अभिभावकों के प्रभाव को किस अवस्था में माना जाता है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया गया है, परंपरागत अवस्था में, पश्च परंपरागत अवस्था में, पूर्व परंपरागत अवस्था में, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसी में से आपको पहचानना है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा इसमें, पूर्व परंपरागत अवस्था में। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल या क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी लगाया जाएगा यहाँ पर। 42 देख लीजिए, 42 इसका है। यहाँ मैं दूसरा बता रहा हूँ आपको। घर पर पढ़ाई करने में होम स्कूलिंग, बहुत अच्छे से आप पढ़े होंगे, ये हमारे सिलेबस में दिया गया है। बालक के व्यक्तित्व में कौन से पहलू का कम विकास होता है। संज्ञानात्मक वृद्धि, संवेगात्मक वृद्धि, मूल्य या समाजीकरण। अब आपको इनके ऑप्शंस देखने हैं, क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद आपको इसमें से पहचानना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आंसर दिया गया है नीचे वो किसी और का है, तो मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊँगा, उस आंसर पर ध्यान मत दीजिएगा आप सभी लोग। तो 42 में आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, समाजीकरण से दूर रह जाएगा। कोई भी बालक अगर अपने घर पर ही रहकर पढ़ेगा तो वो समाज से क्या सीख पाएगा जब बाहर जाएगा ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब खाली क्वेश्चंस मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप समझ लीजिए किस प्रकार से किस स्तर से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, किशोरों के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए कक्षा में चर्चाओं और क्रियाओं में अधिमानता किस पर ध्यान किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, अंतर्दर्शी चिंतन पर, प्रतीकात्मक चिंतन पर, प्रयास और त्रुटि तंत्र पर, निगमनात्मक तर्क। तो यहाँ पर इसका आंसर आप देख लीजिए क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा डिडक्टिव रीजनिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डिडक्टिव रीजनिंग, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा, निगमनात्मक तर्क। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होगा क्वेश्चन। यहाँ पर जो आंसर दिया गया है उसको मैं आगे स्पीड में बढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि उस आंसर से कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर है किसी का। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक अध्यापक यह पता पाता है कि उसकी कक्षा के किशोर छात्र अवलोकन के द्वारा सीखते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो 44 का आंसर में 4 ऑप्शन दिया गया है, अनुभव से अनुभवात्मक अधिगम, सहचारी अधिगम, प्रतिनिधि मूलक अधिगम, या अंतर्दृष्टि अधिगम। तो इसका आंसर क्या होगा 44 का ऑप्शन होगा प्रतिनिधि मूलक। तो इसको आपको मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, इंग्लिश में जिनको देखना होगा वो समझ जाएंगे, थर्ड ऑप्शन में लगा देंगे, क्योंकि हमारे वीडियोस में बहुत कमेंट आते हैं कि हिंदी में बताइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का स्तर आप देख लीजिए केवीएस किस प्रकार से पूछ रहा है, यही स्तर है केवीएस के पूछने का। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक अध्यापक छात्रों को प्रकाश संश्लेषण की संकल्पना को पढ़ाता है। अध्यापक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि छात्रों ने पूर्ण अधिगम प्राप्त किया है और इसका सत्यापन किया जा सकता है। यदि यह छात्र कर पाएँ, क्या कर पाएँ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को परिभाषित कर पाएँ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को चित्र सही की सहायता से समझा पाएँ, प्रकाश संश्लेषण के सामाजिक निहितार्थ का वर्णन कर पाएँ जो बागान की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्या है, पोषण के एंट्रोट्रोफिक प्रकाश संश्लेषण और हेट्रोट्रोफिक तरीके के बीच में अंतर कर पाएँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है कौन सा क्वेश्चन ये आपको मैंने बताया है, क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रकाश संश्लेषण के सामाजिक निहितार्थ का वर्णन कर पाएँ जो बागान की आवश्यकता है। तो आपको ये पेपर मैं फटाफट सॉल्व करा दे रहा हूँ बिना बहुत ज़्यादा टाइम और बिना बहुत ज़्यादा डिस्कस किए हुए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गर्भावधि से शुरू होकर समस्त बाल्यकाल तक जारी रहता है। मतलब गर्भाधान से
शुरू होता है और बाल्यकाल तक जारी रहता है। तो क्या जारी रहता है? गतिक विकास, प्रतिवर्ती क्रिया, संज्ञानात्मक विकास या संवेगी विकास। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हीं 4 ऑप्शन में से पहचानना है आपको। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, संवेगी विकास। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसको इंग्लिश में देख लीजिए, सेंसरी डेवलपमेंट। अगर आपसे पूछ रहा है कि गर्भावधि से शुरू होकर समस्त बाल्यकाल तक जारी रहता है, तो क्या होगा? संवेगी विकास। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। मानवों में सांवेगी विकास की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? कैसी होती है? रेखी, चक्री, सरल रेखी, परवलयिका। यहाँ पर पेन नहीं चल रही मेरी, हाँ ठीक है, परवलयिका। अब क्या होगा इसमें? ऑप्शन आप देख लीजिए चारों में। तो 47 का आंसर है आंसर नंबर 2, चक्री। तो आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 48 की तरफ। 48 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन फटाफट करा दे रहा हूँ, जिससे आपको ये समझ पाएँ आप कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 48 में दिया गया है, मानवों में निम्नलिखित में कौन सा कभी ना समाप्त होने वाला प्रकृति का है? तो परिपक्वन, वयःसंधि, प्यूबर्टी, ये मैच्योरिटी है, वृद्धि और विकास। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो 1 मिनट का मैं आपको मौका इसलिए देता हूँ कि आप भी अपने दिमाग को सोच सकें कि क्या हो सकता है इसमें ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर होगा 4। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विकास, क्या? डेवलपमेंट, जो कभी नहीं समाप्त हो सकता है। ये आप जानते हैं, हमारे बॉम्ब टू टॉम चलने वाली प्रक्रिया है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। 49 में संकल्पना की दृष्टि से वृद्धि और विकास शब्द क्या हैं? एक समान है, भिन्न है, विपरीत हैं, पर्याय हैं। तो आपको देख लेना है कि ये भिन्न हैं दोनों। और आप ये भी देखिए कि सरल से सरल क्वेश्चन पूछ रहा है और कठिन से कठिन भी क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन सारे बहुत अच्छे ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फैक्ट वाले तो नहीं हैं इसमें। लेकिन चलिए देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। अनुक्रमिकता का अर्थ है कि विकास होता है। अनुक्रमिकता का अर्थ है कि विकास होता है। क्या? रेखीय, उत्तरोत्तर, सुव्यवस्थित, सुसंगत। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसमें? क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 3, व्यवस्थित होना चाहिए। चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें 40 क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मैं आपको सारे दिखा दूंगा यहीं पे। तो क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन अधिगम का एक स्तंभ नहीं है? तो कौन सा स्तंभ नहीं? जानने के लिए अधिगम, करने के लिए अधिगम, समस्या को सुलझाने के लिए अधिगम, साथ रहने के लिए अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जवाब होगा समस्या को सुलझाने के लिए अधिगम, ऑप्शन नंबर 3। इंग्लिश में भी कहीं आपको बता दूं, लर्निंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कौन सा पिलर नहीं है ये मैंने आपको। अब चलिए 52 क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, तो एक अर्थ निर्माण अधिगम को सुगम बनाने में अध्यापक की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? बहुत ध्यान से आंसर पढ़ना है कि यहाँ पर कौन सी है कौन सी नहीं में। एक क्वेश्चन फटाक से गलत हो जाएगा अगर आप ये नहीं ध्यान दिए, नहीं पर नहीं ध्यान दिए तो। एक ऐसा वातावरण बनाना जिसमें बालक स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सके। चलिए ये तो थोड़ा ठीक लग रहा है। विद्यार्थियों की रुचि, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व की विशेषताओं का आंतरिक ज्ञान, ये भी कुछ हद तक देखते हैं आगे। इसके बाद सभी विद्यार्थियों के लाभ के लिए किसी मुद्दे पर प्रत्येक विद्यार्थी के प्रत्यक्ष ज्ञान को रिकॉर्ड करना। और नेक्स्ट वन क्या है लास्ट? क्रिया के संबंध में प्रत्येक विद्यार्थी के पूर्व अनुभव की परवाह ना करना। तो यही एक निगेटिव पॉइंट है इसमें, तो परवाह ना करना और कौन सा नहीं है, तो यही इसका है आंसर। तो आपको ध्यान रखना है 52 का आंसर नंबर 4 है। चलिए 53 क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ मैं फटाफट जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपके सबके पास भी टाइम नहीं है, सभी का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन 53। कौन सी विधि में कतिपय योग्यताओं, कौशलों और अभिवृत्ति की प्राप्ति से विमर्शक, चिंतन, तर्कसंगति और परिणाम शामिल होते हैं? तो कौन सा होगा? परियोजना विधि होगा, अन्वेषणात्मक विधि होगा, समस्या समाधान होगा या खेल, प्लेवे विधि। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जवाब होगा समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देख लेना है, कर लेना है।
क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बहुत ही अच्छे से। और 40 क्वेश्चन है, वो 40 क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्या है, 54 क्वेश्चन, अवलोकनात्मक अधिगम को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? जो कौन सा, ऑब्जर्वेशनल, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता किसके, पुरस्कार प्रदान करके, इससे तो दिया जा सकता है। विद्यार्थियों को के साथ ऐसा अधिगम में परिणाम में चर्चा करके। नेक्स्ट वन क्या है, अभ्यास करने से बच के, यही गलत हो सकता है, चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। विद्यार्थियों को स्व आकलन हेतु प्रोत्साहित करके। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा थर्ड। यहाँ पे निगेटिव है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप भी बहुत आराम से कर लेंगे। चलिए 54 की तरफ चलते हैं। 54 क्वेश्चन नंबर 54 हो गया है, 55 की तरफ चलते हैं। 55 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन दिया है, पाठ्यचर्या के निर्माण में निम्नलिखित में से किस उपागम का सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता? फिर देखिए यहाँ पर क्या शब्द आया है, नहीं। बहुत ध्यान से देखना है आपको क्वेश्चंस अपने पेपर में, बहुत मतलब एकदम पेशेंस बना के ही पेपर देना है सभी को। तो चलिए 55 में देखते हैं ऑप्शन क्या है, अध्यापक केंद्रित, विषय केंद्रित, बाल केंद्रित, जीवन केंद्रित। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं 4 ऑप्शन में पहचानना है हमें। तो क्या नहीं होना चाहिए सामान्यतः, अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए। बाकी सारे सही हैं, विषय केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, जीवन केंद्रित होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, 56 नंबर। 56 नंबर में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर दक्षता एक अधिगम उद्देश्य होती है, कुछ सही है। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। पहले, दक्षताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है। दक्षता प्राप्त करने हेतु क्रियाएं करना महत्वपूर्ण है, ये भी ठीक है। दक्षता आधारित उपागम में उपचारात्मक शिक्षण की कोई भूमिका नहीं होती। अरे भैया यही तो एकदम गलत है, इसका क्या होगा, रेमेडियल टीचिंग तो होनी ही चाहिए। नहीं, नहीं का ऑप्शन दिया गया है ये, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। 57 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए वहाँ पर सत्य नहीं था, यहाँ पर है कौन सा सत्य है। चलिए पढ़ते हैं। बालक एक समस्या पर 2 या अधिक भाषाएं, एक समय पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं सीख सकते हैं, ठीक है, एकदम सही है ये ऑप्शन। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। सारा ऑप्शन देखने के बाद ही आपको टिक लगाना है। छात्रों की गृह भाषा उनके औपचारिक अधिगम में गंभीरतापूर्वक हस्तक्षेप कर सकती है और इसीलिए उसे शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, ये ऑप्शन नहीं होगा। त्रिभाषी सूत्र को लागू करने में त्रिभाषी सूत्र को लागू करने से प्रणाली में जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, ये भी गलत है। बहुभाषावाद को भारत में एक संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। तो क्या दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है? फिर देखिए यहाँ नहीं आ गया, उसमें था और इसमें नहीं है। तो प्रेरक अधिगम नहीं है, कि वास्तविक अधिगम वातावरण नहीं है, कठोरता नहीं है, अधिगमकर्ता केंद्रित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, रिजिडिटी, कठोरता नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं कौन सा है, 59। मैं खाली यहाँ पर आपको क्वेश्चन लेवल दिखाना चाहता हूँ कैसा है, तो आप सारा क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार से है और उसका आंसर भी एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी। चलिए 59 की तरफ बढ़ते हैं। किसका प्रयोग करके मात्रात्मक डाटा का सर्वोत्तम विश्लेषण किया जा सकता है? मतलब इसमें पूछ रहा है किसका प्रयोग करके। ऑप्शन देखते हैं, दत्त कार्य, असाइनमेंट, प्रश्नावलियाँ, परियोजनाएं या पोर्टफोलियो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। 59 में ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। 60 में देखिए, निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन के एक अच्छे उपकरण की विशेषता नहीं है? तो देखना है, विश्वसनीयता है नहीं है, या अबोधगम्यता नहीं है, वैधता नहीं है, या वस्तुनिष्ठता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का क्या होगा, अबोधगम्यता, इसका आंसर यही सही होगा। कौन सा पूछा है, क्या नहीं होगा, तो यही नहीं होगा, बाकी सब होगा, विश्वसनीय होगा, वैध होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पर। अधिगम का आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अधिगम के उद्देश्य, अधिगम में खामियां, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम के उत्पादक। तो क्या होना चाहिए इसमें क्वेश्चन में आंसर, आप बताइए फटाक से। 61 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर अधिगम के उत्पादक, ऑप्शन नंबर 4।
बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, इसमें आदमी कंफ्यूज हो सकता है। यहाँ खामियां देखेगा, गैप्स तुरंत लगा देगा। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखते हुए चलना है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से क्या अधिगम के लिए आकलन, ये ध्यान से दीजिएगा इस पर, का एक सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर भी देखना है आपको बहुत ध्यान से, नहीं फटाक से आंसर आपको मिल गया और आप लगा दिए। तो 62 में पढ़ते हैं क्या है ऑप्शन। विद्यार्थियों को प्रभावी फीडबैक का प्रावधान, स्व आकलन का सिद्धांत, सहपाठी आकलन का प्रावधान, अंतिम परीक्षा परिणाम पर ध्यान देने का सिद्धांत। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए ऑप्शन में, फोर्थ नंबर, क्या नहीं है, अंतिम परीक्षा परिणाम पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं, पूरा सस्टेनेबल प्रोसेस पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है NEP 2020 के अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर। कक्षा 8 के छात्रों को ज्योमेट्री प्रमेय पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक वांछनीय होगी, मतलब कौन सी विधि डिज़ायरेबल होगी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, परियोजना विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि, निगमनात्मक विधि मतलब डिडक्टिव मेथड, और लास्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, व्याख्यान सह प्रदर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, विश्लेषण संश्लेषण विधि वांछनीय होगी सबसे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन कौन सा है, 64 नंबर। 64 नंबर में क्या पूछा गया है, एक अध्यापक छात्रों से एक दी गई कहानी का सार लिखने के लिए कहता है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य का परीक्षण कर रहा है, ज्ञान, बोध, संश्लेषण या विश्लेषण। तो यहाँ से तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, उसके बोध का, उसके कंपैरिजन का। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ मैं आपको जल्दी सिर्फ क्वेश्चन और आंसर और उसका सही आंसर उसका बता दे रहा हूँ फटाफट, जिससे आप एक बार में सारे क्वेश्चंस देख लीजिए कैसे कैसे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 में, कक्षा में किसी छात्र के गलत उत्तर से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है, विषय के बारे में एक बार पुनः बताना, छात्रों को यह बताना कि उत्तर गलत है, दूसरे छात्र से सही उत्तर देने के लिए कहना, स्पष्ट करना और उसे उत्तर देने का एक और अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर 65 का आंसर क्या होगा, दूसरे छात्र से, इसमें आंसर की में यही आंसर दिया गया है, दूसरे छात्र से सही उत्तर देने के लिए कहना। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर यही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर समूह विभेदीकरण का उदाहरण है, विद्यालय के शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ, मानविकी, वाणिज्य और विज्ञान विषय के PGT प्रधानाचार्य और विद्यालय के शिक्षक PGT, TGT और प्राथमिक शिक्षक। तो इसका आंसर क्या होगा 66 का, सेकंड आंसर, मानविकी, वाणिज्य और विज्ञान के विषय के PGT। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार निःशक्त व्यक्ति का अर्थ है कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित में से कम निःशक्तता से पीड़ित ना हो। किसी निःशक्तता के प्रतिशत 30%, किसी निःशक्तता के 40%, किसी निःशक्तता के 33% और किसी निःशक्तता के 45%। तो इसमें आंसर क्या दिया गया है, आंसर नंबर 2 है इसका, 40%। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 95 के अकॉर्डिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 में चलते हैं और इसको पढ़ते हैं क्या है, निर्देशात्मक परामर्श की आवश्यकताओं का सही क्रम क्या है, निदान, विश्लेषण, संश्लेषण, परामर्श, पूर्वानुमान, अनुवर्तन। तो यहाँ पर 68 में ये ऑप्शन तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, निदान, संश्लेषण, विश्लेषण, परामर्श, पूर्वानुमान, अनुवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वानुमान, विश्लेषण, निदान, संश्लेषण, परामर्श, अनुवर्तन। विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्वानुमान, परामर्श, अनुवर्तन। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद आप उस पर आंसर लगाइएगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर 4 इसका दिया गया है आंसर की में। ये सारे आंसर मैं आपको आंसर की से बता रहा हूँ, बस क्वेश्चंस किस प्रकार से आए हैं वो मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिए इसको ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मामला यह दर्शाता है कि छात्र मानसिक रूप से स्वस्थ है, एक छात्र जो परीक्षा में असफल हो गया है, 2-3 दिनों तक उदास रहता है,
और पुनः इसके लिए तैयारी शुरू कर देता है। सेकंड ऑप्शन देखिए, एक छात्र जो परीक्षा में असफल हो गया है इसकी परवाह नहीं करता और पहले की तरह जीवन का आनंद लेता रहता है। कौन सा मामला है दरअसल? छात्र मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देना है कि मानसिक रूप से स्वस्थ। एक छात्र जो परीक्षा में असफल हो गया है कई सप्ताह तक उदास रहता है और उसके अभिभावक उससे परीक्षा के लिए पुनः तैयारी करने की दिलासा देते हैं। एक छात्र जो परीक्षा में असफल हो गया है दोषी महसूस करता है, विद्यालय से अवकाश लेकर कुछ दिन घर में रहने का निर्णय लेता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 69। क्वेश्चन नंबर 69 में ऑप्शन दिया गया है, आंसर नंबर ए दिया गया है इसका। एक छात्र जो परीक्षा में असफल हो गया 2-3 दिन तक उदास रहता है, पुनः इसके लिए तैयारी शुरू। सही भी बात है एकदम। ठीक है, चलिए यहाँ पर आंसर नंबर 1 हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 70 क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 7, 5, 6, 7 के छात्रों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्रिया कौन सी है? विद्यार्थियों को राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करने के लिए कहना, विद्यार्थियों को कक्षा 7 के मेरे अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस पर एक निबंध लिखने के लिए कहना, और लास्ट ऑप्शन क्या है? विद्यार्थियों को चंद्रमान पर मेरा एक दिन, चंद्रमा पर होगा कि चंद्रमान लिखा है? यहाँ चंद्रमा पर होना चाहिए। चंद्रमा पर मेरा एक दिन शीर्षक का वर्णन करने के लिए कहना। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा आंसर नंबर 2, विद्यार्थियों को कक्षा 7 के मेरे अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना। चलिए 71 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप लेवल देख ही रहे हैं किस प्रकार का है। बस यहाँ पर मेरा एक ही उद्देश्य था कि आपको लेवल पता चल जाए पेपर का कैसा आ रहा है। तो चलिए, एक अधिगम साधन के रूप में समुदाय, ये स्टेटमेंट है, के माध्यम से स्कूली छात्रों को कौन सा शीर्षक नहीं पढ़ाया जा सकता है? पुष्प वनस्पति विविधता की संकल्पना, किण्वन की संकल्पना, इलेक्ट्रॉन पुंज की संकल्पना, घर्षण की संकल्पना। तो 71 का ऑप्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पुंज की संकल्पना। तो चलिए 72 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको फटाफट इसलिए करा दिया जा रहा है जिससे आपका समय वेस्ट ना हो। तो चलिए 72 में देखें, निम्न में से कौन सा एक कोच का कार्य नहीं हो सकता? कौन सा एक? कोई सिंगल ही देखना है इसमें कि कोच का कार्य नहीं होता। प्रशिक्षण, शिक्षण, अनुवीक्षण या पैरवी करना। तो पैरवी ही करना होना चाहिए। चलिए ऑप्शन से देख के बता देता हूँ। हाँ, यही गलत, यही है 4 नंबर इसका रॉन्ग आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्योंकि आपको आंसर की उसी की माननी पड़ेगी KVS ने जो रिलीज़ की है, तो उसी से आंसर मैच करिएगा अपना। बाकी जो आने वाले PRT के बच्चे हैं वो भी बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। शैक्षिक निर्देशन का निम्न में से कौन सा एक लक्षण नहीं हो सकता है? तो क्या है ये देख लेते हैं। निर्देश का क्या करना है और क्या नहीं करना है के बारे में होता है। निर्देशों में विस्तृत सूचना देना शामिल है। निर्देश चेतावनी होती है। निर्देश एक कार्य को करना आसान कर देता है। तो 73 का आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3, निर्देश चेतावनी होती है। इंस्ट्रक्शन इज वार्निंग क्या नहीं होगा? यहाँ बोला है नहीं हो सकता है, इसलिए नेगेटिव आंसर है। बहुत ध्यान देना है आपको क्वेश्चंस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। शिक्षण अधिगम के उद्देश्य तय करने में शिक्षक किस तथ्य की अनदेखी कर सकता है? तो किस फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर? तय लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, तय लक्ष्य सभी छात्रों द्वारा भली भांति समझने योग्य हैं, तय लक्ष्य अंततः सभी द्वारा पूरी तरह प्राप्त कर लिए जाते हैं, और तय लक्ष्य आसान भाषा में ही होते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? यहाँ पर आंसर नंबर 74 का 3 होगा। तय लक्ष्य अंततः सभी द्वारा पूरी तरह प्राप्त कर लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है 75। एक टीम बनाने वाले अध्यापक के रूप में निम्न में से कौन सा एक लक्षण नहीं होता है? फिर देखिए नहीं का जिक्र है, बहुत ध्यान से इस बार पेपर आपको देना है। उत्प्रेरक, समन्वयक, प्रजातांत्रिक नियंत्रक, लक्ष्य तयकर्ता। तो क्या नहीं होना चाहिए? 75 में लक्ष्य तयकर्ता नहीं होना चाहिए। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 76। 76 में क्या क्वेश्चन है? स्कूल नेतृत्व का कौन सा कार्य नहीं है? फिर यहाँ नहीं ही आया है, आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ना है। अधिगमकर्ताओं को खेल ट्रॉफी जीतने हेतु प्रेरित करना, निर्णयात्मक टिप्पणी करना, पाठ्यचर्याई एवं पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों में संतुलन बनाना, अच्छे स्कूल परिणामों की आकांक्षा करना। तो इसमें क्या नहीं होगा 76 में? ऑप्शन नंबर 2, निर्णयात्मक टिप्पणी करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 77।
एक ग्रामीण स्कूल हेतु दृष्टि निर्माण हेतु निम्न में से कौन सा एक सबसे कम सहायक हो सकता है? ग्राम प्रधान, कस्बा एवं ग्राम नियोजक, एक शैक्षिक भ्रमण आयोजक, राज्य स्वास्थ्य अधिकारी। तो 77 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, एक शैक्षिक भ्रमण आयोजक। ये नहीं कर सकते, बाकी सभी कर सकते हैं, सबसे कम सहायक ही नहीं हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर 78 को पढ़ते हैं। एक टीजीटी हेतु निम्न में से कौन एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं हो सकता है? संविधान में शिक्षा वाले हिस्सा की भली भांति याद करना, यातायात के नियमों का पालन करने का प्रशिक्षण देना, सभ्य नागरिक बनने में सहायता देना, छात्रों को सोचने और तर्क करने का प्रशिक्षण देना। तो 78 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर वन, संविधान में शिक्षा वाले हिस्से को भली भांति याद करना। ये नहीं हो सकता, बाकी तीनों हो सकता है। तो चलिए, ये नहीं होगा, उद्देश्य नहीं है। तो 79 देख लेते हैं। NEP 2020 ने संपूर्णवादी शिक्षा की चर्चा में किस पर ध्यान देने को कहा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें क्या है? शिक्षा स्वास्थ्य में छिद्रों को भरने पर, शिक्षा में अवसरों की समानता पर, सभी पक्षों ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक पर अपेक्षित बल देने पर, समस्त भारत के लिए समान पाठ्यक्रम बनाने पर। तो 79 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर थ्री। तो यहाँ पर आपको ध्यान देखना है कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख चलते हैं। और ये अभी इस वीडियो का ये अंतिम है। अगर आप लोग वीडियो पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं इसके सारे सब्जेक्ट के जो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के हैं, वो सब भी मैं आपके सामने ले आऊँगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात किस दस्तावेज ने सबसे पहले कंप्यूटर सीखने की बात की है? राधाकृष्णन आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, कोठारी आयोग ने, NEP 1986 ने। तो क्या होगा इसमें आंसर? कोठारी आयोग। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत फेमस आयोग है ये कोठारी आयोग। तो आपको ध्यान देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। हो सकता है अगले 1 घंटे में मैं हिंदी और इंग्लिश के जितने क्वेश्चंस हैं, साथ में कंप्यूटर और रीजनिंग के भी, अपने चैनल पर अब इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू गाइस।